दोस्तों, हमारी जेनरेशन के ज्यादातर लोग ब्रिटिश एम्पायर को खत्म होता नहीं देख पाए, लेकिन आज हमें अमेरिका का एम्पायर खतरे में नजर आ रहा है। पहले तो चीन ने सऊदी और ईरान के बीच में दोस्ती करवा दी और ये खबर भी है कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर एक जॉइंट नेवी बनाना चाहते हैं, जो मिडिल ईस्ट में यूएस की पकड़ को और भी कमजोर कर देगी। तो क्या है पूरा मामला और इसमें बार बार भारत का नाम आखिर क्यों सुनने को आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ईरान से जो ये खबर आई है कि वो ईरानियन नेवी कमांडर की तरफ से आई है। एक लोकल न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो एक गल्फ नेवी बनाने की सोच रहे हैं। इसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर जैसे देश होंगे। इस कमांडर ने ये भी कहा है कि इससे आपस में शांति तो बढ़ेगी ही, साथ ही यहाँ पर जो इलिजिटिमेट पावर हैं, उन्हें भी बाहर किया जा सकेगा। ये इलिजिटिमेट पावर और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही है। जिन 4 कंट्रीज के अलायंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हें गल्फ कंट्रीज बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इन सभी की बाउंड्री पर्शियन गल्फ से लगती है, जो कि ऑयल के एक इम्पोर्टेंट मेजर ट्रेडिंग रूट है और दुनिया भर के ज्यादातर देश यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले तेल पर ही निर्भर रहते हैं। इस रूट को पायरेट्स और बाकी तरह के खतरों से बचाने के लिए ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस ने अपनी नेवी यहाँ पर स्टेशन कर रखी है। इसके साथ ही साथ यूएस ने 38 नेशंस की एक अलायंस भी बना रखी है दोस्तों, जिसे वो लीड करता है और इसे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस या फिर CMF कहा जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ईरान की इस अनाउंसमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले ही यूएई ने CMF को छोड़ने का ऐलान किया था। कहा जा रहा था कि इस कंबाइंड नेवी की प्लानिंग उनकी शुरुआत में हुई ब्रिक्स की समिट में हुई थी, जहां ईरान और यूएई जैसे देशों के सीनियर ऑफिशियल्स भी आए थे। अभी के लिए तो दोस्तों ये जॉइंट नेवी इन 4 देशों तक ही सीमित है, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि एक इसमें इराक, भारत और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। इस अनाउंसमेंट के बाद यूएस नेवी से भी कई सवाल पूछे गए और यूएस नेवी के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इस तरह की अलायंस बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती है, क्योंकि पर्शियन गल्फ में सबसे बड़ा खतरा ही ईरान है, जो कि तेल से भरे शिप्स को सीज करने के लिए बदनाम है। हालांकि अमेरिका ने ये नहीं बताया कि वो ईरान की ऑयल ले जाने वाली शिप्स को इसलिए सीज कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अब इसमें पहली गलती किसकी है, उसका फैसला आपके ऊपर है, लेकिन उसे छोड़ भी दें तो इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि अमेरिका का इस वक्त काफी टेंशन है। ईरान का ही डर दिखाकर तो वो सऊदी अरेबिया जैसे देशों को हथियार बेचा करते थे। इसी डर की वजह से तो वे मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के साथ थे, लेकिन जब से जो बाइडेन ने सत्ता संभाली है, तब से मिडिल ईस्ट और अमेरिका के रिश्ते दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। यूएस नेवी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस तरह की अलायंस होना काफी मुश्किल है, क्योंकि यूएई और सऊदी के साथ मिलकर अभी कुछ महीने पहले ही तो यूएस ने ईरान को क्रिटिसाइज किया था। इसके साथ साथ इस अनाउंसमेंट से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले यूएस और यूएई ने भी गल्फ और ओमान में जॉइंट पेट्रोलिंग की थी। तो क्या यूएस की बात सही है या फिर ये अलायंस कभी नहीं बन पाएगी? वैसे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों को इसमें शामिल किया गया तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि दोनों के ही विवाद खत्म नहीं होंगे। लेकिन दोनों में से कोई भी एक या फिर कोई भी ना इसमें शामिल हो तो इसकी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि चीन ने जो मीटिंग अरेंज करवाई थी, उसके बाद से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में रिश्ते काफी सुधरे हैं। दोनों ही यमन में वॉर लड़ रहे थे और अब दोनों ने फैसला किया है कि वे अपने फोर्सेस को वहां से हटाना शुरू कर देंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अलायंस शायद अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान ना करे, क्योंकि इनकी नेवी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सभी थ्रेड्स को झेल सके। लेकिन वे लोग ये बात भूल जाते हैं कि पर्शियन गल्फ में मेन थ्रेड ही ईरान था, और ईरान जब शांति के लिए तैयार हो गया है तो फिर तो आप बस इन जहाजों को पायरेट से बचाना है, जो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका पर। देखिए, यूं तो कई एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अब अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले की तरह अपना ऑयल यहाँ से इंपोर्ट नहीं करता है, बल्कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चाइना है।
इसलिए टेक्निकली यूएस यहाँ पर अपनी नेवी रखकर चीन के ऑयल को प्रोटेक्शन दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2019 में यहाँ से नेवी हटाने की बात कही थी और उस सजेशन पर बाद में कोई एक्ट नहीं किया गया। लेकिन इस एनालिसिस को पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से चीन ने मिडिल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई है, ये भी मुमकिन है कि यूएस अगर अपनी नेवी वहां से हटा दे और गल्फ कंट्रीज यूएस के खिलाफ और भी ज्यादा मुखर होकर बोलने लगे। इस समय वहां नेवी होने के कारण यूएस के पास ये पावर भी है दोस्तों कि आने वाली किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में अगर चीन से लड़ाई भी हो जाती है तो वो उनकी ऑयल सप्लाई को बंद करके उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वैसे अभी तो सिर्फ ईरान की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है और बाकी किसी भी देश ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर ये जॉइंट नेवी बन जाती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी और जो प्रॉक्सी वॉर सीरिया और यमन जैसे इलाकों में लड़ा जा रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मिडिल ईस्ट यूनाइट हो पाया तो फिर वो या तो अपना एक अलग ब्लॉक बना लेगा या फिर ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में वहां के देश शामिल होकर एक बड़ी अलायंस का पार्ट हो सकते हैं, जिसमें चीन भी होगा, रूस भी होगा और भारत भी। जब दुनिया की इतनी सारी शक्तियां अपना एक ब्लॉक बना लेंगी तब यूएस के लिए अकेले उसे भेदना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ यूरोप भी अब यूएस से तंग आ चुका है और फ्रांस समेत बहुत से देश आज चीन से रिश्ते सुधार रहे हैं। अभी ये कहना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी दोस्तों कि हमें ग्रेट पावर का अंत देख रहे हैं, क्योंकि यूएस में अभी भी काफी दम है। लेकिन ये बात भी है कि अब यूएस के पास दुनिया को ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देश और अलायंस अब खुले तौर पर उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन तीनों के लिए काफी अच्छा समय है। रूस और ईरान पहले से ही सैंक्शंस झेल रहे हैं, इस वजह से उनकी इकोनॉमीज को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर वे एक ऐसा मार्केट बना पाने में कामयाब हो जाते हैं जिसे यूएस इन्फ्लुएंस ना कर सके, तो इससे बेहतर उनके लिए क्या ही हो सकता है। वहीं चीन इस तिकड़म में इन देशों को मार्केट और लोन दोनों ही प्रोवाइड कर सकता है, जिस वजह से इनके लिए अमेरिका का विरोध करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं अगर हम अमेरिका को देखें तो वो अपनी नेवी को पर्शियन गल्फ चीन की वजह से रखे हुए है, लेकिन इसमें उसका बहुत पैसा खर्च हो रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन है जिसने पहले ही भांप लिया था कि एक दिन उसका समुद्र का रूट ब्लॉक किया जा सकता है, जिस वजह से उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत यूरोप तक के लिए जमीन पर रास्ता बना लिया है। और तेल के लिए भी आज वो सिर्फ मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो रूस और सेंट्रल एशिया के देशों से ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है। वहीं भारत को भी इस तरह के अलायंसेस से बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऐसा लगता है दोस्तों कि अचानक से पूरा एशिया जाग उठा है और उसने ये तय कर लिया है कि अब वो अमेरिका की और नहीं सुनेगा, बल्कि वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। आज से कुछ साल पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जगह कोई दूसरी करेंसी ले सकती है, लेकिन आज कतर और चीन युआन में ट्रेड कर रहे हैं। रूस भी युआन में पेमेंट लेने को तैयार है और ब्राजील ने भी युआन को एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रिक्स ने आईएमएफ की तर्ज पर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है और अब ये घोषणा भी हो चुकी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अब डॉलर्स में नहीं बल्कि लोकल करेंसीज में लोन दिया करेगा। ये शिफ्ट सामने से देखने में साधारण लग सकती है दोस्तों, लेकिन ये सब एक दिन या एक हफ्ते की मेहनत नहीं है, बल्कि ना जाने बंद दरवाजों के पीछे कितनी बार इन वर्ल्ड लीडर्स ने अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस किए होंगे। और आज हम उसी का रिजल्ट देख रहे हैं कि यूएस सिर्फ हैरान है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसे आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल बाद यूएस इसी तरह सुपर पावर रह पाएगा जैसा वो आज दावा करता है, या फिर वो ब्रिटेन की तरह शांत हो चुका होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।